है एवरेज प्रेशर किसी आइडियल गैस का, किसी कंटेनर के अंदर जिसका हमें वॉल्यूम भी पता है। इन अ कंटेनर, किसी कंटेनर में आपने उसको रखा हुआ है, तो हमें निकालना है कि एवरेज प्रेशर कितना आएगा। तो अगर मैं कंटेनर इमेजिन कर रहा हूं तो मैं एक क्यूब इमेजिन कर लेता हूं। मैं ऐसे मान के चल लेता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है, वो क्यूबिकल शेप का है, मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल है। सबको मैंने एल के बराबर मान लिया, एल एल एल। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैंने मान लिया सपोज एन है। अब मैं किसी भी एक पर्टिकुलर एटम की बात करता हूं, एनी पर्टिकुलर एटम। हमारे पास में 1 2 3 ऐसे करते करते टोटल एन एटम्स हैं। तो मान लो मैं फर्स्ट एटम की बात कर रहा हूं, किसी भी एटम को फर्स्ट बोल सकता हूं, तो फॉर फर्स्ट एटम। अब अगर किसी भी एटम को देखूंगा तो हर एटम लगातार मोशन में है। तो अगर मैं किसी भी एटम की बात करूंगा तो उस एटम के पास कोई वेलोसिटी होगी। इसकी वेलोसिटी को मैंने बोल दिया v1 वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में इसलिए क्योंकि 3D में वेलोसिटी होगी। तो इस वेलोसिटी को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसके कंपोनेंट भी होंगे, तो इसका x कंपोनेंट भी होगा, इसका y कंपोनेंट भी होगा, और इसका z कंपोनेंट भी होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये v1z, ये इसकी वेलोसिटी का z कंपोनेंट, ये y और ये x कंपोनेंट हो गया। अगर मैं यहां से बात करूं तो सपोज ये वाला एटम यहां पे था, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ x डायरेक्शन की। पहले तो x डायरेक्शन में मान लो t = 0 पे ये पार्टिकल यहां पे था, ये वाला एटम यहां पे था, इस जगह पे था। तो यहां से ये एटम यहां से यहां गया, मैं मान के चल रहा हूं कि सीधा गया, हालांकि सीधा नहीं गया होगा, टेढ़ा गया होगा, मैं सिर्फ x में बात कर रहा हूं। फिर यहाँ पे ये टकराया। सारे कोलिजन आइडियल गैस में हम मान के चलते हैं कैसे होते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स। तो इलास्टिक कोलिजन होते हैं तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, जितनी स्पीड से टकराया था उसी स्पीड से वो वापस पलट जाता है। तो वहां से वापस पलटेगा, फिर वापस यहाँ पे आया, फिर वापस यहाँ से यहाँ, तो ऐसे ऐसे करके ये टकरा रहा है। सारे एटम्स लगातार मोशन में होते हैं। तो हमने किसी एक एटम की बात कर ली, तो वो वैसे तो मान लो कहीं भी जा रहा होगा, पर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देख के चल रहा हूं, और मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि उसकी एक्स वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है। हालांकि ये नहीं होगा, बट फिर भी मान के चल रहे हैं सिंपल रखने के लिए चीजों को, कि ये सब कांस्टेंट्स हैं, ये सब कांस्टेंट्स हैं सारी वेलोसिटीज। तो अगर मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बात करूं, तो अगर मैं मोमेंटम का चेंज निकालना चाहूं इसके लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए और एक्स डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, वो फाइनल मोमेंटम होगा फर्स्ट पार्टिकल का और इनिशियल मोमेंटम होगा। अब मान लो ये वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल ये रही, ये रहा ये पार्टिकल। टकराने से पहले एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी v1x, और टकराने के बाद भी इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, बस केवल उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन अगर याद हो तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो 0 होता है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमेशा इलास्टिक कोलिजन में 0 होता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। तो अगर फाइनल मोमेंटम देखूंगा तो वो होगा m v1x। अब जो डायरेक्शन होगा टकराने के बाद वो ये डायरेक्शन होगा। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, वैसे भी कॉमनली हम इसको नेगेटिव लेते हैं, तो मान लो ये डायरेक्शन माइनस का आएगा। यहाँ पे चाहो तो माइनस आई कैप लगा सकते हो, माइनस, और फिर इनिशियल मोमेंटम तो m v1x आई कैप। यहाँ पे जो ये छोटा वाला m मैं लेकर के चल रहा हूं, तो छोटा वाला m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ वन एटम। और सारे एटम इसमें एक ही टाइप के हैं, सिमिलर टाइप के हैं। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी -2m v1x। ठीक है, दोनों माइनस माइनस साइन कट जाएंगे, आई कैप। तो वो तो मुझे पता ही है, एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, इसलिए मैं इस आई कैप को ड्रॉप कर दूंगा, माइनस साइन को भी ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। तो बस मुझे जो वैल्यू चाहिए थी वो मुझे मिल गई है।
यानी कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज कितना होगा, 2m इंटू में उसकी एक्स वाली वेलोसिटी v1। अब मुझे मोमेंटम का चेंज मिल गया है तो मैं फोर्स भी निकाल सकता हूं। फोर्स भी केवल फर्स्ट एटम की, और वो भी एक्स डायरेक्शन में। तो इसको मैं लिख लेता हूं F1x। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो न्यूटन में सेकेंड लॉ, फोर्स होती है मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम। तो मोमेंटम का चेंज ये तो हमारे पास है, टाइम क्या लगेगा। अब थोड़ा इसको समझते हैं। मान लो अभी ये इस तरह से था ब्लॉक, मान लो t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल यहाँ पे था। अब मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको लगते हैं 2 सेकेंड। तो जब टाइम हुआ 2 सेकेंड का, तब ये यहाँ पे पहुंचा, फिर उसी टाइम पे टकराया, हमने कोलिजन का टाइम 0 मान लिया। फिर टकरा करके ये फिर यहाँ से वापस चला, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये वापस पहुंचेगा, फिर टकरा के पलटेगा, फिर वापस चलेगा, तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पे ये वापस यहाँ पे पहुंचेगा। तो अगर मैं कोलिजन का टाइम देखूं तो दो कोलिजन्स के बीच में, इस वॉल पे बात करूं तो दो कोलिजन्स के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है। एक कोलिजन हुआ था 2 सेकेंड पे, एक हुआ 6 सेकेंड पे, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 सेकेंड्स का। 4 सेकेंड्स का क्यों आ रहा है, क्योंकि आना और जाना, टोटल डिस्टेंस L आना और L लेंथ जाना अपॉन वेलोसिटी, इसलिए 4 सेकेंड आ रहा है। क्योंकि इतने टाइम के बाद दो कोलिजन होते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो टाइम है 4 सेकेंड का, ये पूरे इस कोलिजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं इस केस में देखूंगा तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू आएगी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L। 2L क्यों हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ जाना L, फिर वापस आना L अपॉन इसकी वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला, तो टाइम हम जानते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से मैंने ये यूज करा है फॉर्मूला टाइम का। डिस्टेंस हो गया 2L, स्पीड हो गई v1x। अब ये v1x यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूंगा चेंज ऑफ मोमेंटम की, वो आएगी 2m v1x, और ये वाली v1x ये पलट करके ऊपर आएगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे बचेगा 2L। 2L से 2L कट गया, तो हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया F1x का, तो वो आ गया m अपॉन L v1x इसका स्क्वायर। मतलब फर्स्ट पार्टिकल की वजह से एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू ये आ गई। तो अब ये फर्स्ट पार्टिकल की वजह से जो फोर्स है वो आ गई। तो अगर फर्स्ट पार्टिकल की वजह से मैं प्रेशर भी निकालना चाहूं तो प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल या फर्स्ट एटम, ठीक है। और प्रेशर भी एक बार को मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में मान लेता हूं, तो कितना आएगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स तो F1x हो गई, तो फोर्स की वैल्यू तो कितनी आ गई, m v1x का स्क्वायर अपॉन L अपॉन एरिया। अब क्यूब है तो क्यूब का कोई भी एरिया ले लो, एरिया क्या होगा, L स्क्वायर, ठीक है, एरिया किसी भी सरफेस का, क्योंकि दोनों लेंथ और ब्रेथ L और L हैं, तो एरिया तो L स्क्वायर ही आना है। तो प्रेशर फर्स्ट पार्टिकल की वजह से, और वो भी एक्स डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, m ये फर्स्ट पार्टिकल की एक्स वाली वेलोसिटी अपॉन L का क्यूब, और L का क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम इस कंटेनर का, इसको हम V लिख लेंगे। V यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है कंटेनर का। तो अभी हमारे पास में जो एक फॉर्मूला आया वो ये आया कि P1x इक्वल टू m बाई V v1x का स्क्वायर। ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला प्रेशर का है फर्स्ट एटम की वजह से एक्स डायरेक्शन में। ये तो फर्स्ट एटम के लिए था, ऐसे ही सेकेंड एटम के लिए भी प्रेशर आएगा, थर्ड एटम के लिए भी प्रेशर आएगा, और nth एटम के लिए भी प्रेशर आएगा। अभी भी मैं एक्स डायरेक्शन में ही बात कर रहा हूं। तो टोटल प्रेशर जो आएगा एक्स डायरेक्शन में वो क्या आएगा, वो इन सब प्रेशर का सम आएगा। तो जब सारे प्रेशर को जोड़ूंगा, जो फॉर्मूला आया था प्रेशर का, वो हमारे पास आया था m अपॉन v, और यहाँ पे आया था ये v वॉल्यूम था, और यहाँ पे था v1x का स्क्वायर। जब सबको जोड़ूंगा तो क्या होगा, हर एक एटम, हर एक टर्म में जो मास है एटम का और जो वॉल्यूम है कंटेनर का, वो तो कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, फर्स्ट पार्टिकल के x की स्पीड का स्क्वायर। ऐसे ही जब, और ऐसे करते करते nth पार्टिकल की x की स्पीड का स्क्वायर।
ये आया मेरे पास में प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन। सेम ऐसे जब मैं वाई डायरेक्शन में निकालूंगा तो प्रेशर वाई डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगी आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, तो वही आएगी m/v। बस फर्क क्या पड़ जाएगा, वहां पे फर्स्ट पार्टिकल की y वाली वेलोसिटी का स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल की भी y वाली वेलोसिटी का स्क्वायर, और nth पार्टिकल की भी y वाली वेलोसिटी का स्क्वायर। ये छोटा वाला v लिखना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। और ऐसे ही जब z डायरेक्शन में लिखेंगे तो z डायरेक्शन में वो बनेगा pz, तो वो होगा m/v, और यहाँ पे आएगा v1z का स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल की z डायरेक्शन में स्पीड का स्क्वायर, और ऐसे ही nth पार्टिकल की z में स्पीड का स्क्वायर। ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया एक्स वाई जेड में। अब प्रेशर तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए जब हमें एवरेज प्रेशर निकालना होगा तो एवरेज प्रेशर निकालने के लिए हम यहाँ पे तरीका वही अपनाएंगे जो नॉर्मली अपनाते थे कि तीनों डायरेक्शंस में जो प्रेशर है तीनों को जोड़ दो, अपॉन 3 कर दो। एवरेज निकालने का जो बेसिक तरीका होता है मीन निकालने का, वही तरीका हमने यहाँ पे लगा लिया। तो जब हम निकालेंगे एवरेज प्रेशर तो हर एक में आप देख सकते हो ये वाली टर्म तो कॉमन आएगी, m/v m/v m/v, तो इसको एक बार मैं बाहर लिख लूंगा। अब एक चीज देखना, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो सबसे पहली टर्म क्या जुड़ेगी, ये वाली और ये वाली। अब ये टर्म क्या बनेगी, ये टर्म बनेगी फर्स्ट पार्टिकल की x वाली स्पीड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट पार्टिकल की y वाली स्पीड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट पार्टिकल की z वाली स्पीड का स्क्वायर। ऐसे करके सिमिलरली हर पार्टिकल के लिए बनती जाएगी। अब रियल में ये क्या है, अगर ध्यान से याद हो तो हमने जब फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड को डिफाइन करा था तो ऐसे डिफाइन करा था कि फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v1 वो क्या है, v1x i v1z j और v1z k, ये उसकी वेलोसिटी थी। अगर ये उसकी वेलोसिटी थी तो इससे उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता था। तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालता, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आती, अगर वेलोसिटी ये होती तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आता, तो वो आता रूट के अंदर x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से रूट हटा दूं तो ये यहाँ पे क्या हो जाता, स्क्वायर, यानी कि ये फर्स्ट वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर आ गया, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। तो रियल में जो ये टर्म बनेगी फर्स्ट टर्म, ये क्या बनेगी, ये फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर बनेगी मैग्नीट्यूड का। ऐसे यहाँ पे सेकेंड पार्टिकल के लिए आएगी एक्सप्रेशन, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगी, v2x का स्क्वायर प्लस v2y का स्क्वायर प्लस v2z का स्क्वायर, और सिमिलरली करते करते nth पार्टिकल के लिए भी आएगा vnx का स्क्वायर प्लस vny का स्क्वायर प्लस vnz का स्क्वायर। तो ये रियल में क्या बन रही हैं, ये बन गई फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख दूंगा v1 स्क्वायर। फिर जो दूसरी टर्म है ये क्या बन गई, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर, और ऐसे करते करते ये लास्ट टर्म क्या बन गई, डॉट लगाना होगा बीच में ऐसे, और ये बन गई लास्ट पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया एवरेज प्रेशर का। एक और चीज मैंने यहाँ पे अभी इस 3 को कंसिडर नहीं करा था, तो नीचे ये 3 भी आएगा। अब यहाँ पे हमें काम कर सकते हैं, हम इसको टोटल नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कैपिटल N क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, उससे क्या होगा देखना। एक तो ये देखो, ये m है एक एटम का मास और n है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। मान लो एक एटम है 2 किलो का और n है 5, तो कितना हो गया है 10। तो ये n इंटू m ये बन जाएगा मास टोटल। इसको mt लिखना, अकेला m मत लिखना, क्योंकि उससे कई बार मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये mt ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इंटू में मास, यानी कि मास ऑफ गैस। ये कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये गिवन मास है जो कंटेनर के अंदर है मास, वो मास। तो ये वाली टर्म तो बन गई mt, नीचे आ गया 3v, और ये जो टर्म आई अभी हम बात कर लेंगे, ये किसी भी गैस की आरएमएस स्पीड होती है। तो ये आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला है।
तो यहां से कई बार किताब में इसको MT ना लिख करके खाली M लिख देते हैं, पर M से कई बार लगता है हमको कि मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है, इसलिए मैंने उसको MT लिखा है। मतलब यहाँ पे MT क्या है, उसका टोटल मास है या गिवन मास है, जो भी समझना चाहो आप, ठीक है। और ये इस फॉर्मूला RMS स्पीड का स्क्वायर कैसे हुआ, देखो RMS का मतलब होता है रूट मीन। सबसे पहले की जो वेलोसिटी होती है, या डायरेक्ट पहले मैं RMS की बात कर लेता हूँ। RMS की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में 3 एटम है, एक की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, एक की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, एक की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। तो इनकी RMS वैल्यू क्या आएगी, तो RMS वैल्यू तो रूट, तो पहले तो आप रूट ले लो, फिर आपने मीन लेना है। लेकिन मीन लेना किसका है, स्क्वायर्स का, यानी कि जो वैल्यूज हैं उनके स्क्वायर्स का मीन लेना है आपने। मीन लेना है तो टोटल पार्टिकल्स थे 3, इसलिए डिवाइड कर दिया मैंने इसको 3 से। तो इसको हम बोलते हैं RMS वैल्यू किसी भी चीज की। तो अगर ये स्पीड की है तो हम बोल देंगे इसको RMS स्पीड। तो ऐसे ही अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी थी V1 V2, इस तरह से पार्टिकल्स, अगर n पार्टिकल्स थे उनकी वेलोसिटीज थी ऐसे, तो उनके लिए जो RMS वैल्यू होती वो क्या होती, रूट ऑफ मीन। लेकिन मीन किसका, स्क्वायर का। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ऐसे करते करते VN स्क्वायर, और बटे में आता नंबर ऑफ एटम्स। तो अब यहां से इसका स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बन गया, RMS स्पीड का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो इसी वैल्यू को मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट करा था। और करा क्यों था, क्योंकि जो n होता है वो बहुत लार्ज नंबर है, करोड़ों में भी नहीं आता, करोड़ों से भी कई करोड़ गुना बड़ा होता है। तो इसलिए पूरे सिस्टम की हम एक सिंगल वैल्यू देना चाहते हैं अगर वेलोसिटी की, तो हमको इस तरह से देनी होती है। ये हमको एक सिंगल वैल्यू दे देता है वेलोसिटी की, क्योंकि पार्टिकल्स भी इनफाइनाइट टाइप हैं, बहुत ज्यादा हैं। दूसरी स्पीड होती है MPS स्पीड। MPS मींस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। प्रोबेबल शायद आप वर्ड समझते हो, इसका मतलब होता है प्रोबेबल, जैसे शायद में हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी, शायद टाइप्स का मतलब होता है। तो इसमें समझने का सिंपल सा मतलब है, हमारे पास मान लो कुछ पार्टिकल्स हैं, उनकी स्पीड है 2 4 6 2 8 10 4 2 8 2 2 2, ऐसे हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 पार्टिकल्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास हो, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के पास हो, उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जैसे यहां पे देख सकते हो, ये जो वैल्यू है 2, ये 6 एटम्स के पास है, तो MPS स्पीड कितनी हो गई, 6 हो गई, मतलब मीटर पर सेकंड में दी होती। और जो थर्ड होती है वो होती है मीन या फिर एवरेज। तो इस स्पीड का फॉर्मूला ये भी डायरेक्ट समझ सकते हो कैसे निकालते होंगे। जैसे हमारे पास पार्टिकल्स की स्पीड है 3 4 6 8, तो इनकी मीन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट सबको जोड़ दिया, डिवाइड बाय 4, तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमको देगी मीन स्पीड। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। अगर हम RMS स्पीड निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है √3RT/m। यहाँ पे ये पर मोल के लिए है, m यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। और ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूं मीन, तो उसका फॉर्मूला होता है √8πRT/m। और अगर मैं वेलोसिटी निकालूं MPS, तो उसकी वैल्यू होती है √2RT/m। तो यहां से आप देख सकते हो सबसे कम वैल्यू इसकी है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है। ये जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच में होता है। तो ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो सबसे कम होती है एज कंपेयर टू मीन या एवरेज स्पीड, और हाईएस्ट होती है RMS स्पीड। थोड़ी सी स्पीड के बारे में भी पता होना चाहिए। एक बात और है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते हुए गलती करोगे यहाँ पे, क्योंकि जब आप R को रखोगे तो R को तो आप रखोगे SI सिस्टम में, लेकिन जब आप M को रखते हो तो नॉर्मली आप M को किस में रख देते हो, ग्राम में। तो यहाँ पे M को ग्राम में नहीं रखना। जब भी आप सॉल्विंग करोगे M को kg में रखना है। नॉर्मली हमारी आदत होती है मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रखने की, तो यहाँ पे आपको kg में रखना है उसको। अगर यही फॉर्मूला आपको पर एटम लगाना हो तो यहाँ पे बस करना क्या होगा, R के जगह आपको यूज करना होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कोई भी फॉर्मूला, अगर जैसे मान लो मैं
यहाँ पे RMS का फॉर्मूला लगा रहा हूँ पर एटम, एक एटम के लिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो √3, यहाँ पे R की जगह आ जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन m। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता क्या है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसके बारे में डिटेल में बात कभी बाद में करेंगे। ये गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है, 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23। उस वैल्यू को अगर आप डिवाइड करते हो R से तो हमें मिलता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ओके, हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला डिराइव करना था वो यही करना था, वो हमने कर लिया है। तो बुक में कई बार इसको ऐसे लिखेगा वो P = m/3v इंटू में C RMS का स्क्वायर, RMS स्पीड, P यहाँ पे प्रेशर, V यहाँ पे वॉल्यूम। बस m के लिए याद रखना यहाँ पे कि ये गिवन मास होता है, मॉड्यूलर मास नहीं होता। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव करना था, ये हमने डिराइव कर लिया।